हाँ भाई। राम राम। आज बात करते हैं कुरुक्षेत्र जिले के बारे में। कब इसका गठन हुआ, कैसे गठन हुआ, किसके प्रयासों से हुआ, और क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन से स्थल हैं यहाँ पे, और क्यों इसको धर्म नगरी बोला जाता है, और तीर्थराज क्यों पुकारा जाता है, और कहाँ पे गीता का उपदेश कृष्ण ने दिया। हर एक महत्वपूर्ण चीज देखते हैं। तो बात करते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। तो कुरुक्षेत्र का जो गठन है, अगर हम गठन की बात करें तो 23 जनवरी 1973 को हुआ था। किसके समय में? बंसीलाल के समय में। बंसीलाल के समय में कुरुक्षेत्र का गठन हुआ था। और किससे अलग हुआ था? करनाल से। करनाल से अलग होकर एक नया जिला बना। जिला बना। और अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर हम कुरुक्षेत्र के एरिया की बात करें तो 1530 किलोमीटर स्क्वायर कुरुक्षेत्र का एरिया रहेगा। और हरियाणा का 10वां, कौन सा 10वां जिला बना था हरियाणा का? कौन सा जिला बना भाई? 10वां जिला बना था हरियाणा का। और 23 जनवरी 1973 को गठन हुआ था। और बात करें करनाल से अलग होकर नया जिला बना है। हरियाणा की स्थिति क्या रहेगी? नॉर्थ ईस्ट रहेगी। हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। और इसका जो ये नाम पड़ा है, राजा कुरु के नाम पे, नाम पर नाम रखा गया। नाम रखा गया किसके नाम पे? राजा कुरु के नाम पे। अगर कुरुक्षेत्र के उपनामों की अगर हम बात करें, क्या क्या कुरुक्षेत्र के उपनाम रहेंगे या क्या क्या संज्ञा दी गई है, तो हम बात करते हैं इसके उपनामों की। तो धर्म नगरी बोलते हैं, धर्म क्षेत्र, और क्या बोलते हैं? तीर्थराज, तीर्थराज बोलते हैं। और हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी, राजधानी बोलते हैं। हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं, धर्मनगरी बोलते हैं, 360 तीर्थों का संगम बोलते हैं। 360 तीर्थों का संगम बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ पार्क्स बोलते हैं। सिटी ऑफ पार्क्स भी इसको बोलते हैं। और वैदिक सभ्यता का पालना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता का पालना। तो ये उपनाम रहेंगे भाई कुरुक्षेत्र के। क्या क्या रहेगा? हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कुरुक्षेत्र, धर्म नगरी, धर्म क्षेत्र, और वैदिक सभ्यता का पालना बोलेंगे, और 360 तीर्थों का संगम बोलेंगे। तो ये कुछ उपनाम है। एक नाम था भाई जो 6ठी शताब्दी में, नागवंश, नागवंश शासकों ने दिया था। कुरुक्षेत्र का एक नाम था भाई जो 6ठी शताब्दी में नागवंश शासकों ने, 6ठी शताब्दी में कुरुक्षेत्र को पुकारा जाता था। किस नाम से? और जो ये नाम है ये नागवंश शासकों ने दिया था। और काफी टाइम एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो उसका नाम था भाई, उसी में नाम था कुरुक्षेत्र का श्रीकंठ जनपद। क्या नाम रहेगा? श्रीकंठ जनपद नाम रहेगा भाई। याद रखना ये बात। क्या नाम रहेगा? श्रीकंठ जनपद ये नाम रहेगा। और हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में स्थित रहेगा। 1530 किलोमीटर इसका एरिया रहेगा। और अगर बात करें तो मिट्टी की, यहाँ पे मृदा की अगर हम बात करें तो
जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे रहेगी। देखते हैं नदी, नहर और मिट्टी के बारे में, कौन कौन सी यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है और कौन सी नहर द्वारा यहाँ पे सिंचाई की जाती है। अगर हम यहाँ पे मृदा की बात करें और नदियों की बात करें और नहरों की बात करें तो मृदा यहाँ पे जलोढ़ रहेगी। कौन सी रहेगी? जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे रहेगी। नदियों की बात करें तो सरस्वती और मारकंडा। कौन सी रहेगी? सरस्वती और मारकंडा। अगर नहर की बात करें तो फेमस नहर पश्चिमी यमुना नहर द्वारा यहाँ सिंचाई होती है, यहाँ सिंचाई होती है। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा यहाँ पे सिंचाई होती है। अगर किसी भी जिले की हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है गठन कब हुआ है और कौन सी जगह से, कौन से जिले से उसका गठन हुआ, क्या तिथि थी, और बात करते हैं क्या क्या पुराने समय में इसके उपनाम थे, क्या क्या घटना उस जिले में घटी हुई है, कौन सी नदी उस जिले के अंदर से बहती है, कौन सी नहरें वहाँ पे उपस्थित हैं और उन नहरों नदियों के कारण वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ की मिट्टी प्रकृति कैसी है। तो ये किसी जिले के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर मृदा की बात करें तो मिट्टी रहेगी यहाँ पे जलोढ़, और नदियों की बात करें तो दो ही नदियाँ रहेंगी, सरस्वती और मारकंडा। और नहर की बात करें तो पश्चिमी यमुना नहर द्वारा यहाँ पे इस इलाके में सिंचाई होती है। अगर हम बात करें जनसंख्या की, अगर हम जनसंख्या की तो 10 लाख से कम जनसंख्या है। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों में कुरुक्षेत्र शामिल है। कुरुक्षेत्र शामिल है। तो कौन से जिलों में कुरुक्षेत्र शामिल है? 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों में कुरुक्षेत्र शामिल है। और बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, क्योंकि तीर्थों के कारण कुरुक्षेत्र फेमस है, धर्म नगरी इसीलिए बोलते हैं। और महाभारत के युद्ध के समय से लेके आज तक यहाँ पे बात करते हैं तीर्थों का बहुत प्रचलन रहा है, बहुत पुरानी कहावतें रही हैं, कहानियाँ रही हैं। और जो गीता का उपदेश है वो भी यहीं पे हुआ था, वट वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश हुआ था। कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वृक्ष का नाम पूछा गया था तो वट वृक्ष आएगा। क्या नाम रहेगा? वट वृक्ष रहेगा। और सरस्वती और मारकंडा नदी यहाँ पे नदी मुख्य रहेंगी। इस एरिया में क्या रहेंगी? सरस्वती और मारकंडा। और अगर हमने यहाँ पे नदियों की बात की है तो कृषि की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आलू और शकरकंदी में कुरुक्षेत्र का प्रथम स्थान है। हरियाणा में प्रथम स्थान है हरियाणा में। आलू और शकरकंदी उत्पादन में कुरुक्षेत्र का हरियाणा में प्रथम स्थान रहेगा। और एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ है? एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ रहेगी? अगर हम एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी की बात करते हैं तो वो लाडवा में रहेगी। अगर हम ऑटो मार्केट की बात करते हैं, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, तो वो आएगी हिसार में। लेकिन अगर अनाज मंडी की बात हो रही है तो ये आएगी लाडवा में। कहाँ पे? लाडवा में। और अगर ऑटो मार्केट की बात हो, ऑटो मार्केट भी है एशिया की सबसे बड़ी हरियाणा में, वो कहाँ रहेगी? स्टील सिटी में। मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, जिंदल सिटी, हिसार में। कहाँ पे रहेगी वो? हिसार में रहेगी ऑटो मार्केट। और यहाँ पे अगर हम विधानसभा की सीटों की बात करते हैं, तहसील की बात करते हैं, विधानसभा
तहसील, उप तहसील, उप तहसील। अगर हम विधानसभा की बात करते हैं, तहसील की बात करते हैं, तो विधानसभा की यहाँ पे 4 सीटें रहेंगी, 4 ही उप तहसील रहेंगी और 2 उप तहसील हैं। और अगर हम बात करें पहले भी जिलों की क्लासों में मैंने जैसे बताया है, जैसे हिसार है तो विधानसभा की सीट एक हिसार नाम से भी है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम पे कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, वो क्या आएगा? कुरुक्षेत्र। हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसके नाम पर कोई विधानसभा सीट नहीं है, तो हरियाणा का एकमात्र जिला रहेगा जिसके नाम पे कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। अगर विधानसभा सीटों की संख्या की बात की तो कितनी थी? 4। और अगर हम बात करें तो कौन कौन सी सीटें रहेंगी? थानेसर रहेगी, पेहवा रहेगी, शाहबाद रहेगी और लाडवा। क्या रहेगी? लाडवा की। तो ये 4 विधानसभा की सीटें रहेंगी। और अगर बात करते हैं रिजर्व सीट, तो रिजर्व सीट ये रहेगी, आरक्षित सीट ये रहेगी। और अगर आरक्षित सीटों की संख्या की हरियाणा में बात की जाए, विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं तो उनकी संख्या कितनी रहेगी? पहले तो विधानसभा की सीटें कितनी रहेंगी? विधानसभा सीटें रहेंगी 90, उनमें से आरक्षित रहेंगी 17। और हम लोकसभा की सीटों की बात करते हैं वो रहेंगी 10। अगर राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं वो रहेंगी 5। तो ये भी याद रखना। और शाहबाद रिजर्व सीट है। लाडवा से सीएम नायब सैनी, अगर हम बात करें सीएम नायब सैनी की, तो वो विधायक कहाँ से हैं? लाडवा वाली सीट से वो विधायक हैं, एमएलए हैं लाडवा वाली सीट से। तो ये सीट भी नोटिस में रखना, क्वेश्चन आ सकता है कौन सी सीट से विधायक हैं, तो कहाँ से रहेंगे? लाडवा से रहेंगे। और हरियाणा का एकमात्र जिला हो गया कुरुक्षेत्र जिसके नाम पे कोई भी विधानसभा की सीट नहीं है। अगर तहसीलों की बात करें तो 4 यही तहसील हो जाएंगी। और विधानसभा की सीटें कितनी रहेंगी? 4 रहेंगी। उप तहसील कितनी रहेंगी? 2 रहेंगी। रिजर्व सीट कौन सी है? शाहबाद वाली है। और रिजर्व सीट अगर कुल हरियाणा में बात करें तो 17 रहेंगी। और लोकसभा की कितनी रहेंगी? 10 सीट रहेंगी। राज्यसभा की कितनी रहेंगी? 5 सीटें राज्यसभा की रहेंगी। श्रीकंठ जनपद इसको 6वीं शताब्दी में पुकारा जाता था और ये नाम दिया था नागवंश के शासकों ने। और अगर हम कुरुक्षेत्र में बात करते हैं स्थिति इसके नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको बताया ही है। नॉर्थ ईस्ट में 10 लाख से कम जनसंख्या है, 10 लाख से कम जनसंख्या है। और इसको क्या बोलते हैं? हरियाणा का तीर्थराज पुकारा जाता है। लेकिन कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास में किसने प्रयास किया है? कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कुरुक्षेत्र में विकास के लिए जिन्होंने अनेकों प्रयास किए हैं और उनके प्रयास के कारण ही हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय खोला गया है। तो वो कौन सी शख्सियत है ऐसी? तो उनका नाम आएगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। तो ये नाम याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलजारी लाल नंदा। और इन्हीं के नाम पे कुरुक्षेत्र में संग्रहालय है, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। और ये हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है,
हरियाणा का कौन सा पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है, और इन्हीं के गुलजारी लाल नंदा के प्रयासों से ही कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना किसके प्रयासों से हुई है, तो ये आएगा गुलजारी लाल नंदा के प्रयासों से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई है। अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी स्थलों की, तो यहाँ पे दो रहेंगे। अगर सिंधु घाटी स्थलों की हम बात करते हैं तो दो स्थल रहेंगे यहाँ पे। कौन कौन से रहेंगे? भगवानपुर और दौलतपुर। कौन कौन से दो स्थल रहेंगे? इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जो ये स्थल होते हैं, प्राचीन स्थल होते हैं, यहाँ से अवशेष मिलते हैं। पुराने जो बीत गया है वहाँ के अवशेष मिलते हैं, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कौन सा अवशेष कहाँ से मिला है। तो अगर कुरुक्षेत्र में स्थलों की बात करें तो दो स्थल रहेंगे। कौन कौन से हैं? पहला भगवानपुरा है, दूसरा दौलतपुर है। अगर हम भगवानपुर की बात करें तो यह है कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती, सरस्वती के किनारे है। और अगर हम बात करें दौलतपुर की तो यह है दसदंती के किनारे है, किनारे है। और बात करें आर्यों के अवशेष मिले हैं यहाँ पे, आर्यों के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं भाई? यहाँ से आर्यों के अवशेष मिले हैं। और भगवानपुर से किस चीज के अवशेष मिले हैं? अगर हम भगवानपुर की बात करें तो यहाँ से अवशेष मिले हैं कांच और तांबा, कांच और तांबा की चूड़ियों के। कौन सी चूड़ियां मिली यहाँ से? रंग बिरंगी, रंग बिरंगी। कांच और तांबा की रंग बिरंगी चूड़ियां कहाँ से अवशेष मिले हैं? तो ये भगवानपुर आएगा। और दौलतपुर कहाँ से आएगा? यहाँ पे आर्यों के अवशेष मिले हैं। दो ही स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। तो ये यहाँ पे दो ही स्थल रहेंगे। कई भी काफी टाइम बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, भगवानपुर ऑप्शन में दे देते हैं, तो 4 ऑप्शन दे के पूछ लेते हैं कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता जो कुरुक्षेत्र से रिलेटेड है। कुरुक्षेत्र से रिलेटेड कौन सा स्थल आएगा इसमें? भगवानपुर आएगा या फिर दौलतपुर आएगा। और अवशेष पूछ लेते हैं तो अवशेष आर्यों के दौलतपुर से मिले हैं, और भगवानपुर से क्या मिले हैं? रंग बिरंगे चूड़ियां मिली हैं कांच और तांबे की। अगर हम और बात करते हैं और डीप में बात करते हैं, थोड़ा पुराना इतिहास देखते हैं, तो यहाँ पे जो वर्धन वंश था, कौन सा? वर्धन वंश था। वर्धन वंश की स्थापना हुई थी कहाँ पे? थानेसर। कहाँ पे? थानेसर। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक की बात करें तो पुष्यभूति वर्धन। कौन थे संस्थापक? याद रखना भाई, पुष्यभूति वर्धन संस्थापक थे वर्धन वंश के। और थानेसर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, और थानेसर में ही इस वंश का ये वंश कहाँ पे उत्पन्न हुआ था? तो थानेसर में ही स्थापना हुई थी इस वंश की। और संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति वर्धन थे। और अगर प्रभावशाली शासक पूछा जाए, प्रभावशाली शासक कौन था इस वंश का? तो प्रभाकर वर्धन आएगा। प्रभाकर वर्धन क्या आएगा? प्रभाकर वर्धन आएगा। और अगर प्रभाकर वर्धन की बात करें, सबसे ज्यादा हुनों को पराजित किया था इन्होंने, हुनों को पराजित किया था, पराजित किया था। सबसे ज्यादा हुनों को इन्होंने पराजित किया था। अगर प्रभाकर वर्धन की बात करें तो इनकी 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, और एक इनकी लड़की थी। हर्षवर्धन छोटे थे,
हर्षवर्धन छोटे थे। लड़की थी इनकी राज्यश्री, राज्यश्री इनकी लड़की का नाम था। और बात करें राज्यश्री की शादी हुई थी ग्रह स्वामी नाम के शासक थे, ग्रह स्वामी, ग्रह वर्मा, सॉरी भाई, ग्रह वर्मा नामक शासक से इनकी शादी हुई थी, ग्रह वर्मा शादी हुई थी। और ये जो ग्रह वर्मा है कहाँ के शासक थे? कन्नौज के शासक थे, ये कन्नौज के शासक थे, कन्नौज के शासक थे। अगर राज्यवर्धन की हम बात करें, वर्धन वंश है भाई ये वर्धन वंश का संस्थापक कौन हो गया? पुष्यभूति वर्धन। और इस वंश में सबसे प्रभावशाली शासक कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन। अगर प्रभाकर वर्धन के बच्चों की बात करें तो 2 लड़के थे, एक लड़की थी, लड़की का नाम क्या था? राज्यश्री था। और ग्रह वर्मा से इन्होंने शादी की थी, कन्नौज के ये ग्रह वर्मा शासक थे। राज्यवर्धन की बात करें तो 606 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 5 में इन्होंने शासन किया था। फिर बाद हर्षवर्धन की बारी आ गई थी। हर्षवर्धन ने 606 से 647 तक शासन किया भाई, 647 में मृत्यु हो गई थी। कब से कब तक? डेट इंपोर्टेंट है, 606 से 647 तक इन्होंने शासन किया था। और अगर हर्षवर्धन की बात करें तो इनके दरबारी कवि थे भाई बाणभट्ट, बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। कौन थे? बाणभट्ट, बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने ही हर्षचरित्र लिखी थी, हर्षचरित्र इन्होंने ही लिखी थी। तो काफी बार पूछा हर्षचरित्र किससे रिलेटेड है? हर्षचरित्र आएगी, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षवर्धन से रिलेटेड है। और लिखी किसने थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। और बाणभट्ट कौन थे? हर्षचरित्र हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे। और अगर हर्षवर्धन की बात करें, हर्षवर्धन की बात करें तो शासन कब से कब? 606 से 647 तक इन्होंने शासन किया था। और इनकी भी रचना थी रत्नावली, रत्नावली इनकी रचना रही है। प्रियदर्शिका भी इनकी रचना रही, हर्षवर्धन की भी ये रचनाएं रही हैं। बाणभट्ट का हर्षचरित्रम ग्रंथ जो बाणभट्ट ने लिखा था। और राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई थी, इनके बाद हर्षवर्धन की बारी आ गई थी। हर्षवर्धन ने जो स्टार्टिंग में वर्धन वंश की राजधानी थी, तो स्टार्टिंग में वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेसर थी। और ऐसा कौन सा शासक हुआ है वर्धन वंश में जिन्होंने राजधानी को चेंज किया है? राजधानी कन्नौज गई, तो वो आएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपने समय में राजधानी को चेंज किया था। पहले थानेसर होती थी, बाद में इन्होंने हर्षवर्धन ने राजधानी को चेंज कर दिया था। और अगर हर्षवर्धन की बात करें तो ये सबसे पहले शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के थे? शैव के। बाद में ये कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म, बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कौन सा? बौद्ध धर्म। और बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट के बारे में भी काफी पूछा गया है, इनकी बुक के बारे में पूछ लेते हैं, इनका बाणभट्ट पूछ लेते हैं कौन थे, तो याद रखना। और एक चीनी यात्री था भाई, इसी समय में चीनी यात्री था और 629 में भारत में आया था। और उस चीनी यात्री को विदेशी यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है, राजकुमार पुकारा जाता है। उसका नाम था हेनशान, चीनी यात्री था ये, हेनशान नाम था उसका। और 644 और 45 में उसने भारत को छोड़ा था, 644 और 45 में छोड़ा था। और इसी चीनी यात्री से प्रभावित होके जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ने शैव धर्म से अपना धर्म बदल के बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो किसके कारण? चीनी यात्री हेनशान के। भारत में कब आया था? किस समय में आया था? वर्धन वंश के समय में आया था। और बात करें वर्धन वंश के समय में 629 में आया था, 644 और 45 में वो वापिस चला गया था। और विदेशी यात्रियों का राजकुमार इसको बोला जाता है, पुकारा जाता है, उसको संज्ञा दी गई थी। तो ये वर्धन वंश था भाई, जो कुरुक्षेत्र के थानेसर है, इससे रिलेटेड था। यहाँ पे जो ये वंश था प्राचीन,
तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कभी संस्थापक पूछ लेते हैं, कभी राजश्री से तो अभी तक क्वेश्चन देखा नहीं है मैंने, लेकिन हर्षवर्धन से और पुष्यभूति वर्धन से और बाणभट्ट से, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, पूछते ही पूछते हैं। और इसी समय में श्रीकंठ जनपद बोला जाता था। कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता था? श्रीकंठ जनपद इसी समय में बोला जाता था। नागवंश के शासकों ने ये नाम दिया था। अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की, तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पे चिड़ियाघर भी है। चिड़ियाघर कहाँ पे है? पीपली में है। आकाशवाणी केंद्र भी है, आकाशवाणी केंद्र। और हरियाणा में कितने हैं? अगर आकाशवाणी की बात करें तो हरियाणा में 3 रहेंगे। पहला कहाँ पे था? रोहतक में। दूसरा कहाँ था? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और तीसरे की बात करें तो कहाँ था? हिसार में। और अगर हम डेट की बात करें, जो रोहतक वाला था ये खुला था भाई, ओपन कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी रोहतक वाले आकाशवाणी केंद्र की? 8 मई 1976 को। कुरुक्षेत्र वाला 1991 में, हिसार वाला 1999 में। तो ये डेट भी याद रखना, रोहतक वाले की पूछी हुई थी कब, 1976 में आएगा। आकाशवाणी केंद्रों की संख्या हरियाणा में कितनी है? 3। पहला कहाँ पे खुला था? रोहतक में। दूसरा कुरुक्षेत्र में। और तीसरा हिसार में। और चिड़ियाघर की बात करते हैं, ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में ही है। और सबसे बड़ी अनाज मंडी है कहाँ पे? लाडवा में है। और कुरुक्षेत्र में सरोवर भी है। अगर सरोवर की बात करें, सरोवर, बाकी तो पर्यटक स्थलों वाले टॉपिक पे ये सारी करवाऊंगा कुरुक्षेत्र में जितने भी स्थल हैं, लेकिन ऊपर से एक बार ये जो 2-3 फेमस सरोवर हैं, कौन कौन सी रहेंगी? भरम सरोवर, भरम सरोवर। और कौन सी है? सनहित सरोवर, सनहित सरोवर। और ज्योतिसर, ज्योतिसर सरोवर, ज्योतिसर सरोवर। तो ये 3 सरोवरें हैं भाई, जो कुरुक्षेत्र में बार बार रिपीट होता है। कुरुक्षेत्र से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो 80% चांस यही रहते हैं सरोवर से क्वेश्चन आता है। जो भरम सरोवर है, बर्मा ने इसके किनारे शिवलिंग की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की थी। और अगर हम थोड़ा डीप में जाएं, बात और करें, तो जो ये भरम सरोवर है, एशिया का पहला है जो पक्की ईंटों से बना हुआ है, पक्की ईंटों से बना हुआ है, पहला है जो पक्की ईंटों से बना है। और अगर हम बात करें सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ एक बड़ा मेला लगता है, यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। और सनहित सरोवर की बात करें तो हरियाणा में इसको बर्मा का स्थायी निवास माना जाता है, स्थायी निवास माना जाता है। क्या माना जाता है? हरियाणा में इसको बर्मा का स्थायी निवास माना जाता है। 7 नदियों के संगम से बना, 7 नदियों के संगम से, 7 नदियों के संगम से बना है। और ज्योतिष सरोवर की बात करें तो कृष्ण ने अर्जुन को
गीता का उपदेश दिया था, गीता का उपदेश दिया था वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे? वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और कौन से सरोवर को बर्मा का हरियाणा में स्थायी निवास माना जाता है? तो बर्मा का स्थायी निवास सन्निध सरोवर को माना जाता है। अगर ब्रह्म सरोवर की बात करें तो यहाँ पे बर्मा ने शिवलिंग की स्थापना की थी। सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ पे मेला लगता है। अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर यहाँ पे स्नान करने का फल मिलता है। और सन्निहित सरोवर की बात करें तो अमावस्या के दिन यहाँ पे मेला लगता है। कब लगता है? अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन यहाँ मेला लगता है। तो कब लगता है भाई? अमावस्या के दिन यहाँ पे मेला लगता है। और कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता की स्थापना, वो गीता जो अपना ये ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है जो कि ये गीता का उपदेश दिया था। जो महाभारत ग्रंथ है विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत ग्रंथ की रचना किसने की थी? और जो ये महाभारत का युद्ध है ये कब हुआ था? महाभारत तो ये 900 ईस्वी के लगभग, क्योंकि उस समय एग्जैक्ट डेट नहीं होती थी भाई, 900 ईस्वी के लगभग हुआ था। 18 दिन चला था। दिन कितने दिन चला था? 15वें दिन भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी। मृत्यु 15वें दिन हुई थी भीष्म पितामह की मृत्यु। और जो महाभारत ग्रंथ है इसकी रचना, इसने ग्रंथ की रचना किसने की थी? किसने लिखा था? वेद व्यास ने, वेद व्यास जी ने। और क्या नाम है? जय संहिता भी बोलते हैं, जय संहिता भी इसको बोलते हैं। 18 पर्व हैं, 18 ही अध्याय हैं और 18 दिन युद्ध चला था। 18 दिन युद्ध चला था। युद्ध हुआ किस किस के बीच में था? पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ था। कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। 15वें दिन भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई थी। और कृष्ण ने किसको उपदेश दिया था? अर्जुन को उपदेश दिया था। कौन से वृक्ष के नीचे? वट वृक्ष के नीचे उपदेश दिया था। और कितने अध्याय है महाभारत? 18 अध्याय हैं। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो कुरुक्षेत्र में हमने क्या क्या देखा? कौन सा प्राचीन यहाँ पे वंश की उत्पन्न हुआ है, स्थापना हुई है, कौन उसका संस्थापक था और कौन सा जिला था? कुरुक्षेत्र की बात करें 10वां जिला बना था। और किससे अलग हुआ था? करनाल से ये अलग हुआ था। और बात करें मृदा कैसी है? जलोढ़ यहाँ की मिट्टी है। और नदी कौन कौन सी है? सरस्वती और मारकंडा नदी है। अगर हम नहरों की बात करें तो यहाँ पे नहर कौन कौन सी रहेंगी? पश्चिमी यमुना नहर रहेगी, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचाई होती है। और बात करें एरिया की तो 1530 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहेगा। हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में ये स्थित रहेगा। 10 लाख से कम आबादी रहेगी, लाख से कम इसकी आबादी रहेगी। और बात करें किसके प्रयासों से कुरुक्षेत्र में इतना धर्म विकास हुआ है या इतने आगे बढ़ा है कुरुक्षेत्र? तो मेन एक ही व्यक्ति रहेगा, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। और इनके नाम पे संग्रहालय भी रहा है, संग्रहालय भी प्रथम है, ये हरियाणा का प्रथम रहेगा। कृषि की बात की साथ में हमने क्या? आलू और शकरकंदी में, आलू और शकरकंदी में
फर्स्ट है हरियाणा में, उत्पादन में फर्स्ट है हरियाणा में। जलोढ़ यहाँ की मिट्टी रहती है। और करनाल कुरुक्षेत्र कैथल, करनाल कुरुक्षेत्र कैथल जींद को राइस बाउल ऑफ हरियाणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइस बाउल ऑफ हरियाणा बोलते हैं। आज हमने कुरुक्षेत्र के बारे में ये देखा, 10वां जिला है, करनाल से लगा, जलोढ़ मिट्टी है। किसके समय में? बंसीलाल के समय में 1973 में बना था। 10 लाख से कम इसकी जनसंख्या रहेगी। और यहाँ पे कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र, धर्मनगरी, हरियाणा का वैदिक सभ्यता की राजधानी और वैदिक सभ्यता का पालना और हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी ये रहेंगी। यहाँ पे पुष्यभूति ने स्थापना की थी वर्धन वंश की। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र जहाँ पे थानेसर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। हर्षवर्धन ने इस राजधानी को चेंज किया था। 606 से 647 तक हर्षवर्धन ने राज किया था। और हर्षवर्धन छोटा था। और हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे। क्या थे? बाणभट्ट थे। तो ये सब चीजें हमने कुरुक्षेत्र से रिलेटेड आज की हैं। कल वाले कुरुक्षेत्र के क्लास में करते हैं कौन कौन से यहाँ पे स्थल है, कौन कौन सी यहाँ पे यूनिवर्सिटी है और कौन कौन से बोर्ड है। यहाँ पे करो भाई नोट।